दोस्तों नमस्कार। हमारे स्पीकर के एम शर्मा जी, आज के स्पीकर भी जुड़ चुके हैं। के एम शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे हमारी परंपरा है कि हम शेयरिंग से अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं। किसी भाई का कि कुछ अच्छी सेल हो, कुछ अच्छी शेयरिंग हो, ऐसी शेयरिंग जिससे हमारे पूरे परिवार को, एफपीआरटी परिवार को लाभ पहुंचे, तो अपना डिजिटल हैंड रेज कीजिए प्लीज। कोई भी भाई अपनी शेयरिंग करना चाहें। और आपसे सबसे विनती है, अगर पॉसिबल हो सके तो अपना वीडियो भी ऑन कीजिए, क्योंकि वीडियो से हम आपसे, आपकी जो है ना, आपको देख के हमारे को और एनर्जी मिलती है। और कुछ भाई, कोई भाई अगर कुछ कहना चाहें बताएं सर। तो कोई मैं शेयरिंग करना नमस् चाहता हो अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकता है। हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ अनिल मिश्रा इंदौर से। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, वेलकम मिश्रा जी। हाँ सर, नमस्कार सबको। नमस्कार। मैंने अभी एक 3 लाख की प्रीमियम बेचा है अरे एक वाह। डॉक्टर को। तो उसमें ये था कि एक काफी दिन से बातचीत तो हो गई थी। उन्होंने चेक भी किया था लेकिन होल्ड करा लिया था, बोले कि हम फॉर्च्यूनर खरीद लिए हैं, इसलिए हम नहीं अभी इसको कर सकते हैं। लेकिन हम बीच बीच में जाते रहे, और अभी फिर बोले मेरे फादर का भी ऑपरेशन हुआ है। हमने बोला आप चाहे तो मंथली कर लें, इतनी बड़ी राशि नहीं, एक डॉक्टर के लिए तो 1,000 रुपए रोज का होता है। तो हो गया था। मतलब ये रहता है कि मेरा एक कहने का मकसद ये है कि क्लाइंट के कन्विंस करने पे अपने को कन्विंस नहीं हो जाना चाहिए, अपने को डटे रहना चाहिए। ये मांग चाहिए कि क्लाइंट के पास कोई पैसे की कमी नहीं, वो अपने को टालने के लिए बहाने ढूंढता रहता है। और मैं डटा रहा तो मेरा एक हो गया था 3 लाख प्रीमियम का। मिश्रा जी, एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ आपने हाँ ये बात तो कह दी, पर हाँ। आपने उन डॉक्टर साहब को कन्विंस कैसे किया? असली चीज वो है जो हमारे को, हमारे परिवार के लिए लाभदायक है। कन्विंस मैंने उनको ऐसे किया, एक तो उनकी एक एक बेटी है। तो मेरा एक कहना था कि आप अपने इस पॉलिसी को बेटी के साथ मर्ज कर लीजिए, और जीवन भर पहले आपको पैसा मिलेगा, फिर आपकी बेटी के लिए गिफ्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज है कि जो हो जाता है, अभी आप 1 साल से टाल रहे हैं, अभी तक आपका 3 से 4 लाख रुपए बच चुका होता। और फिर मैंने उनके दोस्तों का नाम बता दिए। बोला ये नहीं बता सकता कितना प्रीमियम देते हैं, बट आपके कई दोस्त डॉक्टर हैं, आप जानते हैं, बोले जानते हैं। हम बोला ये सब वो लोगों ने ले ली है पॉलिसी, 1-1 करोड़ की हमसे ली। अभी मैंने 1 करोड़ प्रीमियम की भी एक पॉलिसी बेची है। अरे वाह। एक तो ये 1 करोड़ बहुत ईयरली बढ़िया। प्रीमियम बेची थी, 12.5 करोड़ समय सोल्ड का बेचा था मैंने मार्च तो में। उस हम्म तो वो भी उसके मैंने बारे उनको में भी बताया कुछ कि बताएं। हाँ चलिए फिर कभी इस पे लंबा थोड़ा बोलना पड़ेगा। 1 करोड़ लेने में तो बड़ा मुश्किल हुआ था। मैंने वो भी उनको अच्छा। एग्जाम्पल दिया कि इतनी अच्छी पॉलिसी है, जब हम 1 करोड़ की प्रीमियम बेच रहे थे तो मेरी 3 से 4 मीटिंग हुई थी। ढेर सारे कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी उनके बैठे थे इंडस्ट्रियलिस्ट के। और फिर इसके बाद वो इस बात पे भी कन्विंस हुए कि मुझे अगर 5 से 6% भी मिलेगा ना, तो भी मैं खुश हूँ, अगर लाइफ टाइम मिलता है। और फिर मेरा ये सेल हुआ था। तो ये पॉलिसी मेन तो सही पूछो डॉक्टर्स के लिए है कि आप एक बोर्ड ठोक देना अपने बुढ़ापे में कि पे बाय हार्ट, मतलब ये लिख सकते हैं कि आपको अगर मिल रहा है साल के 8-10 लाख रुपए, महीने के लाख रुपए, तो फिर इसके बाद आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है लास्ट में 60 साल के बाद। तो आदमी अपनी फीस भी कम ले सकता है, और ग्राहक भी आपके पास ज्यादा आएंगे, क्योंकि जब आपके घर के सामने एक बोर्ड रहेगा कि पे बाय हार्ट, तो खुश हो गए थे वो। और मेरा कहना है अरे, कि जब भी जाओ कुछ लेके जाओ, खाली हाथ मत जाओ, आते ही है कुछ। अरे वाह, ग्रेट 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 मिश्रा जी, ग्रेट। हाँ मैं इसी डॉक्टर्स के बारे में एक दो बात शेयर करना चाहता हूँ कि हम हाँ। डॉक्टर से ये भी बात कर सकते हैं कि भाई हम्म, डॉक्टर और बिजनेसमैन में अंतर क्या है। सही बोल रहे हैं। मिश्रा जी, आपसे ही इंटरेक्शन कर रहा हूं मैं कि हाँ हाँ, बोलिए डॉक्टर बोलिए। और बिजनेसमैन में अंतर क्या है। क्योंकि डॉक्टर जो है ना, वो हम्म अपनी इनकम कहाँ से पर यूज, मतलब
निकालता है वो अपना दिमाग लगाता है, शरीर लगाता है, टाइम लगाता है। यस यस। और उसके वैल्यू ड्राइवर क्या है? उसकी टैलेंट है, और आपका उसका इंटेलेक्ट है, और उसका एक्सपीरियंस है, उसका ब्रांड है। ये इंटरनल फैक्टर है। और हाँ। बिजनेसमैन जो यूज करता है वो करता है एक्सटर्नल फैक्टर, दैट इज ए मैन, हम्म। मनी, हाँ मशीन। हाँ ये एक्सटर्नल फैक्टर है। और उसके पास जो यूज होता है वो इंटरनल फैक्टर यूज होता है। हाँ, अपना स्वयं का। बिजनेस, वो डॉक्टर जो है वो बिजनेसमैन भी है, हम्म और वो बिजनेस इटसेल्फ है। हम्म जबकि जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस उसका अलग है, और बिजनेसमैन अलग है। हम्म अच्छा, बिजनेसमैन जो है अपने बिजनेस को अपने परिवार को पास ऑन कर लेता है, हम्म पर जो डॉक्टर की जो इंटरनल फैक्टर है हम्म। वो तो अपने बच्चे को पास ऑन नहीं कर पाएगा ना। नहीं कर पाएगा। तो इसलिए डॉक्टर्स को अपना बैकअप रखना और ज्यादा जरूरी है। और दे, बिकॉज उनका जो नेचर ऑफ वर्क है वो इस तरह का है। तो ये भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं। थैंक यू मिश्रा जी। और कोई भाई अपनी शेयरिंग करना चाहे? हेलो, और कोई भाई शेयरिंग करना चाहे अपनी? राजेश जी देखो किसी का डिजिटल हैंड रेज हो। किसी का हैंड रेज नहीं है। अच्छा, और बताओ। अतुल भाई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और मैं और पुनीत जैन से जी से भी कुछ आग्रह करता हूँ, कुछ अपने बात कुछ बताएं, कुछ बात करें। पुनीत जैन जी, नमस्ते सर। नमस्कार। सर पिछला 2-3 महीने बड़े मुश्किल, 2-3 वीक्स बड़े मुश्किल निकले मेरे लिए। हाँ। फैमिली में एक कैजुअलिटी हो गई, ओ, तो उसका काफ़ी डीपली इफेक्ट रहा मेरे पे। ओके ओके। ओके। तो एक छोटी शेयरिंग करता हूँ सर। मैं एक ना, कोई रेफरेंस था, कोई हमारे क्लाइंट थे, तो उनका ऑलरेडी उनका कोई बहनोई था, बहनोई है। उनके मेडिक्लेम बहुत चल रही थी किसी कंपनी के अंदर। हमारे पास कह रहे कि आप इनसे कराइए। जो कंसर्न आदमी रहता है बिहार में, कहता है जैन साहब से इंश्योरेंस कराओ। हमारा प्रीमियम उस प्रीमियम से 25% ज्यादा आ रहा है। वो कहते हैं हमें आपसे मतलब नहीं है, आपसे कराना है। मतलब कि रिलेशनशिप पास ऐसे बिल्ड हो रखे हैं, सर्विसेज दे रखी हैं, कि इनफैक्ट प्रीमियम ज्यादा भी आ रहा है तब भी क्लाइंट हमसे ले रहा है। ये जैन साहब रिलेशनशिप का ही कमाल है। जब हम जो है ना रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, अच्छे रिलेशनशिप होते हैं, तो एनालिटिकल माइंड जो है ना हमारा, वो उसको भी चुप करा देता है। जो हमारा इमोशनल माइंड है वो एनालिटिक माइंड को चुप करा देता है। और वो कहता है ठीक है, वट एवर इज सेइंग, गुड। तो ये तो रिलेशनशिप में पावर तो है ही। तो हमारा खेल, हमारा बिजनेस ही रिलेशनशिप का है। थैंक यू। उनके पास और भी ठीक है सर। ठीक है। और कोई भाई? अतुल भी हैं लाइन पे। अतुल भाई, कुछ आप? गुड मॉर्निंग चाचा जी। हम्म चलो, कुछ आप शेयरिंग करना चाहें? हाँ, मैं मेरी शेयरिंग बेसिकली क्या है कि मैं पिछले कुछ दिनों से थोड़ी सी तबीयत बढ़िया नहीं चल रही थी, तो मैं घर पे ही हूँ। मैं अच्छा 3-4 दिन से ऑफिस नहीं गया, घर से। और कुछ एक मेरा एग्जाम है, उसकी भी मैं थोड़ी तैयारी कर रहा हूँ। 14 तारीख को मेरा जो गोपीनाथ सर के थ्रू जो हम वो कर रहे थे, कोर्स कर रहे थे, उसका सीआईए का, चार्टर्ड इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट से अवार्ड इन फाइनेंशियल प्लानिंग का एग्जाम है। तो थोड़ी बहुत तैयारी मैं उसके लिए घर पे ही कर बैठ करके कर रहा हूँ। बट पैरेलली ये है कि क्योंकि अब ये सब चीजें ऑफिस में सेट कर दी गई हैं कि क्यों अब हमारी टीम थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो उससे ये बेनिफिट रहता है कि पूरे दिन की ऑफिस की एक्टिविटीज से मैं बाहर हूँ। मैं ऑफिस नहीं भी जा रहा तो मुझे उतना फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि एक नई मीटिंग्स डेफिनेटली नहीं मिल रही, नई मीटिंग्स नहीं बन रही थोड़ी सी। और वो मैंने जानबूझ के अपनी ईए को बोल रखा है कि अभी अभी कोई मीटिंग्स नहीं रखनी, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है इस जो मेरा एग्जाम है उसके ऊपर कंसंट्रेट, क्योंकि वो कोर्स
बहुत बड़ा है। और एक हम लोग अब एज के उस पड़ाव पे हैं जब हमने पढ़ाई छोड़े में बहुत लंबा टाइम हो गया, तो उस टाइम पे वो पढ़ना, फिर हम लोग शुरू इनिशियली हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं और वो सारा पूरा का पूरा प्रोसेस इंग्लिश में होता है, तो थोड़ा सा टफ है। लेकिन ये भी एक चैलेंज है कि इसको भी लिया हमने कि भाई चैलेंज है तो अच्छा है, कम से कम देख के एक बार देखें लाइफ में, ये भी चीज जरूरी है या समझने की। हम जब इतने क्लाइंट्स की इतनी सारी ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते हैं, तो ये तो एक छोटी सी चीज होनी चाहिए हमारे जैसे लोगों के लिए। हम लोगों ने इतने इतने 25-25 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी हम यदि ये छोटी छोटी चीजें हैंडल ना कर पाए तो फिर उसका कोई वजूद नहीं रहता। तो मैं अभी कर रहा हूँ, एजुकेशन में हूँ इस टाइम पे, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। रिसेंटली मेरे पास 2 क्लाइंट्स, पिछले हफ्ते की बात है, मेरे पास 2 मेरे नोन टू मतलब किसी के रेफरेंसेस से 2 इंटरनेशनल मतलब एक यूएसए से और एक कनाडा से कोई लोग मेरे ऑफिस आए, और दोनों का ही ये था कि उनकी पॉलिसीज मैच्योर हो चुकी थी 2-2, 3-3, 4-4 साल पहले, और वो लोग इंडिया नहीं आए थे तो उनको सर्विसेज देनी थी। तो अब उनसे बात हुई है, उन्होंने पूछा कि जनसब कैसा। मैं देखो ऐसा होता है, हम इस प्रोफेशन में जो हमारे इंश्योरेंस के प्रोफेशन में है, इसमें एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि क्लाइंट से आने से पहले यदि हम उसकी तैयारी करके रखेंगे ना, तो फिर उसको लगेगा कि हाँ हम कहीं ना कहीं थोड़े प्रोफेशनल है। मेरे पास कनाडा से एक क्लाइंट आया, उनकी 4 पॉलिसीज की मैच्योरिटीज थी। मैंने उनका कनाडा से जो क्लाइंट आया, मैंने कैनेडियन डॉलर का 10 साल का रेट निकाल के रखा कि 2013 से लेके 2023 तक कैनेडियन डॉलर किस तरीके से ग्रो कर रहा है। तो जब हमने उसकी वो सारी एक्सेल बना के रखी, तो क्लाइंट आया, तो वो 5 या 6 साल पहले इंडिया से कनाडा गए थे। तो उन्होंने जब मैंने उनको एक प्रपोजल बताया, लाइफ जीवन उमंग ही प्रपोजल बताया उनको, तो कहने लगे यार जनसब ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन जब ये डॉलर, असल में क्या होता है, हम लोग पेमेंट करेंगे डॉलर में, कैनेडियन डॉलर में, आप देंगे हमें, वापस देंगे इंडियन मनी में, और ऑलरेडी डॉलर इतना महंगा हो जाता है, तो हमारे को ये रिटर्न्स ना दिखती नहीं। तो मैंने वो एक्सेल बना रखी थी, तो मैंने उनको दिखाई, तो एकदम वो ही वाज सरप्राइज कि यार ऐसा, मतलब आपने पहले से तैयारी कर रखी है इस चीज की। मैं कहा नहीं, तैयारी नहीं। मैंने कहा ऐसा होता है कि ये, क्योंकि मैंने उनको ये भी बताया कि हम लोग आजकल एनआरआई इंश्योरेंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं थोड़ा सा, और हम ये चाहते हैं कि भाई अब हमें जब पता होगा जब भी तो हम आप लोगों को कन्विंस कर पाएंगे कि हाँ भाई ये चीज ऐसे है। तो उसमें उनका जो, मैंने कहा यदि हम कैनेडियन डॉलर में ये पैसे आपने दे रखे हैं साथ में 2%, 2.25%, 2.5% से ऊपर की आईआरआर नहीं आ रही थी, और हम आपको 5% से ऊपर की आईआरआर दे रहे हैं, तो हम वी आर जस्ट ऑन डबल। और दूसरी चीज मैंने उनको ये बताया कि सर जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि इंडिया आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, कनाडा आज 10वें नंबर पे आता है। मैं कहा इंडिया की जो सिचुएशन है वो थोड़ी ग्रो कर रही है, तो आप मेरी थोड़ा सा एडवाइस मानिए, आप हमारी बात में थोड़ा सा विश्वास कीजिए, और आप थोड़ा सा यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कीजिए, और यू विल फील कि हाँ आपको उस टाइम पे, आज से 15 साल के बाद आपको लगेगा कि जो आपने जितना पैसा हमें दिया वो उतना ही क्यों दिया, उससे मल्टीफोल्ड क्यों नहीं दिया। तो उन्होंने ये डिस्कशन करा। मैं आप लोगों से, जितने भी लोग आज हमारे पास करीब 54-55 लोग जुड़े हुए हैं, मैं सब लोगों से कह रहा हूँ कि थोड़ा सा फोकस करिए बाहर के लोगों के ऊपर, क्योंकि इंडिया के अंदर आज भी जो जीवन उमंग के ऊपर गारंटेड मिल रहा है, अब टैक्सेशन छोड़ दीजिए, टैक्सेशन का दिमाग मत लगाइए 5 लाख से ऊपर 5 लाख से नीचे, ये बात बताने की भी जरूरत नहीं। 1010D खत्म हो गया, खत्म बात, उससे क्या दिमाग लगाना है। जब यदि किसी आदमी को प्रॉफिट होता है और उस पर टैक्स देना पड़ता है, तो वो क्या प्रॉफिट लेना बंद कर देगा टैक्स देने की वजह से? जब आज हम उसको गारंटेड प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो उसके ऊपर फोकस करिए, सब लोग करिए फोकस, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अरे वाह, बहुत बढ़िया अतुल भाई। आपके लिए हम एफपीआरटी परिवार से आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए शुभकामनाएं देते हैं कि आप सफल हो, और प्लस जो आपने नया ये आज शेयरिंग की है, ये सबके लिए, हमारे लिए बेनिफिशियल है। हम सबको एनआरआई लोग जो है, दे आर फ्लैश विद फंड्स, अगर उनको कन्विंस कर सकते हैं तो हमें बड़ा प्रीमियम आ सकता है। थैंक यू वेरी मच। और किसी भाई, ये अब सुमन जी 8:16 हो चुके हैं, मैं आपको बाद में देता हूँ समय। अब मैं अपने जो स्पीकर हैं उनको इनवाइट करना चाहता हूँ। आप सभी जानते हैं वो हमारे पीआरटी के प्लेटफॉर्म पे पहले कई बार आ चुके हैं, और बहुत अच्छे, और एक एकेडमी चलाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, प्लस एक बड़ा जो है ना सीओटी और टीओटी लेवल तक का काम करते हैं। तो मैं आज केएम शर्मा जी से प्रार्थना करता हूं
कि आज इस मंच से हमारे एफपीआरटी को अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। और मैं क्या आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि चैट बॉक्स में आप भी वेलकम करें। एंड नाउ द के.एम. शर्मा जी से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपना व्याख्यान जारी करें। थैंक यू सुरेश जी, थैंक यू अतुल जी, थैंक यू राजेश भाई और सारी टीम। एफपीआरटी मेरी एक फैमिली है, परिवार है, और मुझे जब भी याद किया जाएगा मैं यहाँ पर जरूर आऊंगा। दोस्तों, परिवार का मतलब ही है आप किसी प्यार में ही हमें बुलाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अभी अतुल जी ने बहुत अच्छी शेयरिंग करी, और अतुल जी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। सुरेश जी आपने डॉक्टर्स के बारे में बताया, रियली कुछ अच्छे पॉइंट थे जो हम डिस्कस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने बहुत बार देखा होगा एक हाथी को रस्सी से, वो भी पतली सी से, बांध के छोड़ दिया जाता है और हाथी अपनी जगह खड़ा रहता है। वो कोई कोशिश नहीं करता कि उस रस्सी को तोड़ करके चला जाए, भाग जाए। कारण क्या है? कई बार आपने अपने पेरेंट्स से भी पूछा होगा, जब हाथी को पकड़ा जाता है वो छोटा होता है और उसको जंजीरों से बांधा जाता है, मजबूत जंजीर से, जिसको बहुत ट्राई करता है पर तोड़ नहीं पाता। सबकॉन्शियस माइंड में उसके बैठ जाता है कि ये मैं तोड़ ही नहीं सकता। और जब ये हो जाता है, वो कितना बड़ा हो जाए, बलशाली हो जाए, उस पतली रस्सी को तोड़ने की कोशिश ही नहीं करता। फ्रेंड्स, जब हम एजेंसी लेते हैं ना, आपने नई एजेंसी ली, आपने देखा किसी एजेंट का बड़ा वेलकम हो रहा है, तालियां मिल रही हैं, उनके पीएम सर उनको पूछते, तो आप अपने डीओ सर से पूछते हैं, सर इसमें क्या खासियत है? अरे ये एमडीआरटी एजेंट है, अरे ये सीओटी एजेंट है, टीओटी एजेंट है। सर मैं भी करूंगा। लेकिन अक्सर जवाब मिलता है, अरे ये बड़े एजेंट हैं, ये सबके बस की बात नहीं है, केवल 1% लोग कर पाते हैं। और आप अपने आप को जाने अनजाने 99% में ले जाते हैं, और आपको लगने लगता है एमडीआरटी मेरे बस की बात नहीं है। आपको हाथी हो जाते हैं जो तैयारी नहीं करते उसको तोड़ने की, कि अगर 1% कर सकते तो 99% क्यों नहीं कर सकते? अरे अगर केवल आप इतनी अर्निंग की सोचो कि मेरा परिवार ठीक से चले, एमडीआरटी छोड़ दीजिए, तो आप एमडीआरटी से ऊपर चले जाएंगे। ये जंजीरें अपने आप टूट जाएंगी अगर आप रोज ट्राई तो करो। और वही सब्जेक्ट आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि रोज 5000 रुपीज, ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं। आप बिजनेस करते हो, पहले तो सोच लीजिए यू आर नॉट ए एजेंट, आप बिजनेस करते हो और 5000 रुपये रोज कमाना है। लेकिन अगर आप 5000 रुपये रोज कमाने की बात करते हो तो 1.5 लाख रुपए महीना होता है और 18 लाख रुपए साल। मतलब आप कॉर्पोरेट क्लब मेंबर बन सकते हो। छोटी छोटी एक्सरसाइज से, मैं बहुत बड़ी एक्सरसाइज की आज बात नहीं कर रहा। तो सबसे पहले, क्या आप रेडी हैं अपनी उन पुरानी जंजीरों को तोड़ने के लिए कि केवल 1% लोग ये एमडीआरटी करते हैं? दोस्तों, जनरली अगर आप लोग जानते हो कि मेरा एक चैनल है बीमा आचार्य, जिसमें मैं टीओटी एजेंट्स की स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूं। फ्रेंड्स, इसमें अतुल जी आ चुके हैं, सुबोध जी हमारे साथ यहाँ पर है, वो आ चुके हैं। दोस्तों, एक चीज समझिए, वो लोग सब हमारे ही जैसे थे, कुछ उन्होंने एक्स्ट्रा एक्टिविटी करी और वो जंजीरों को तोड़ करके 1% नहीं, टॉप में चले गए, पॉइंट्स में है टीओटी को। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, इस बात को पकड़ लीजिए। लेकिन हम अपॉर्चुनिटी, मौका पकड़ते हैं। एक लेडी बिल गेट्स का इंटरव्यू लेना चाह रही थी, यह सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूं। बहुत ट्राई किया, वो उसकी सक्सेस स्टोरी टीवी पर लाना चाहती थी, और एक दिन उसको वो अपॉइंटमेंट मिल गया। लाइव सेशन शुरू हुआ। उस लेडी का पहला ही क्वेश्चन था, बहुत एक्साइटेड थी कि मैं बिल गेट्स से बात कर रही हूं। सर, आपकी सक्सेस का राज क्या, कैसे आप जीरो से आज वर्ल्ड के टॉप 5 में आ गए, रिचेस्ट पर्सन? बिल गेट मुस्कुराए, उन्होंने एक चेक साइन किया, उसके सामने रखा। मैडम, जितना मर्जी आप चाहें इसमें अमाउंट मिले, ये ट्रू स्टोरी सुना रहा हूं मैं आपको टीवी के पर। उस लेडी ने उस चेक को देखा, मुस्कुराई, ठीक है सर ये तो, पर आप बताइए कि आप रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड कैसे बने? बिल गेट्स ने दोबारा कहा, मैडम मैंने आपको चेक दिया है,
आप इस चेक पर जो मर्जी रकम भर सकते हैं, मेरा साइन किया हुआ चेक है। लेकिन लेडी ने उसको नजरअंदाज किया, फिर साइड में रख दिया। बिल गेट्स उस लेडी को देखा, मुस्कुराए, चेक उठाया, जेब में डाला। मैडम, मुझे उम्मीद है आपको जवाब मिल गया हो, पर आपने तो जवाब ही नहीं दिया। उस लेडी ने कहा, मैडम, मैंने आपको अभी एक ब्लैंक चेक दिया जिस पर मेरे साइन थे, और आप जो रकम भरना चाहती भर सकती थी। मेरी सारी प्रॉपर्टी, सारी वेल्थ अगर आप भर देती तो आप आज रिचेस्ट पर्सन होती और मैं जीरो हो जाता, पर आपने मौका छोड़ दिया। उस लेडी का बाद में एक इंटरव्यू आया। उस लेडी ने कहा, मैं सोच ही नहीं सकती थी, ये इतने सीरियसली मेरे से बात कर रहे थे, मैं जो भी फिगर चाहती भर लेती। दोस्तों, आपके पास आपकी LIC एजेंसी क्या है? आपकी इंश्योरेंस एजेंसी भी तो बिल गेट्स का चेक है, हमारे चेयरमैन सर का, हमारे ब्रांच मैनेजर सर का साइन किया हुआ चेक है। क्या हम मौके तो नहीं छोड़ रहे? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं फ्रेंड्स। मैं दिल्ली आया था, बहुत स्ट्रगल किया, भयंकर स्ट्रगल। लेकिन जिस दिन ताकत समझ आ गई, और ताकत मुझे जानते हैं तब समझ आ गई थी जब मेरी 3,500 रुपये महीना की सैलरी थी। उस समय मैं LIC की ताकत समझ पाया था, और मैं विद फैमिली रहता था। मेरे को एक केस ऐसा मिला जिसके अंदर मेरी इनकम के, जो मेरी सैलरी थी, 5 साल की इनकम के बराबर मेरे को एक ही चेक से कमीशन आ गया, और मेरी जिंदगी बदल गई। मैं समझ गया, ये LIC का साइन किया हुआ चेक मेरे पास है। आगे की स्टोरी तो आप सबको पता है। एक ही चीज आपको मोटिवेशन दे सकता है, वो है आपका कमीशन। हम कितने सेशन कर लें, कुछ नहीं होने वाला। बहुत सारे सेशन होते हैं। एक चीज और कहता हूं, आपने कभी सुना डॉक्टर के लिए मोटिवेशनल सेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, उनके लिए नॉलेज वाले सेशन होते हैं, और हम सब करते हैं इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए मोटिवेशनल सेशन। जानते हैं क्यों? एक डॉक्टर से मैक्सिमम क्या हो सकता है, एक पेशेंट मर गया, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, तो वो तो डिप्रेशन में चला जाए, नहीं, उसको पता है और 10 पेशेंट आने। हमारे पास गिनो चुने कुछ क्लाइंट होते, अगर वो भी नाराज हो गया, वो भी नहीं टाइम दे रहा, तो हमारा दिन डिप्रेशन में चला गया। हमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारा खजाना प्रोस्पेक्ट से खाली है। आप क्या डेली एक्टिविटी कर रहे हैं अपने खजाने को भरने के लिए? जब भी मैक्सिमम मेरा हमेशा अपने सेशंस में फोकस होता है प्रोस्पेक्टिंग के लिए, क्योंकि अगर किसी पर्सन से पूछा जाए काम क्यों नहीं हो रहा, सर मीटिंग नहीं हुई, और मीटिंग क्यों नहीं हुई, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग नहीं थी। लेकिन हम ये कर क्यों नहीं रहे? कल मैं एक सेशन कर रहा था, मैं आपसे भी कहता हूं, एक रिक्शे वाले से छोटा उदाहरण देने की तो जरूरत नहीं। एक रिक्शे वाले का रिक्शा अगर पंचर हो जाता है तो क्या वो खुद पंचर लगाता है? नहीं, वो भी किसी साइकिल रिपेयर वाले से पंचर लगवाता है। रिक्शे वाले ने भी कुछ काम छोड़ रखे। हम घर से निकलते हैं, रोज सोचते हैं कि मैं सेल करूंगा, लेकिन सच बताइए सर्विसिंग में कितना टाइम देते हैं? शायद इंतजार करते हैं कि मेरे पास सर्विसिंग का कोई काम आए, घर से तो निकल जाऊं, ब्रांच जाऊंगा। बिजी, अपनी फैमिली को हमने बिजी दिखा दिया। क्या ऐसा है या नहीं? और जो सक्सेसफुल लोग अपने, जैसे अभी अतुल जी कह रहे थे कि मैं आजकल ऑफिस नहीं जा रहा, लेकिन मेरा रूटीन चल रहा है, क्योंकि ये उसमें इन्वॉल्व नहीं है। मैं आपसे एक आइडिया देता हूं। कुछ दिनों पहले मैं किसी और के साथ डिस्कस कर रहा था, मैंने उनको भी आइडिया दिया कि अपने डीओ हैं वो अपनी टीम को दीजिए, आप एक स्टाफ रखिए। स्टाफ ने कहा, सर सैलरी मैं 15,000 रुपये लूंगा। नहीं, हम 25 से कम देते ही नहीं है। उल्टी बात करिए, वो 15,000 मांग रहे तो आप 25 दीजिए, 25 मांग रहे तो 30 दीजिए, बढ़ा कर दीजिए। लेकिन एक चीज देख लीजिए, उसकी फोन बुक में नंबर कितने हैं। मैं आपको एक सिंपल सा सबसे पहला फार्मूला देता हूं, जिसमें बिल्कुल कम मेहनत है प्रोस्पेक्टिंग। कम से कम 500-700 नंबर वाला आप स्टाफ रखिए जिसके फोन बुक में 500-700 नंबर, और उससे कहिए, देखिए हम आपको सेल्स सिखाएंगे, मार्केटिंग, हमारे यहाँ मार्केटिंग सेल्स की जरूरत है। आपके सैलरी मिलेगी,
सेल्स का काम है। आपके फोन बुक में कितने नंबर है? 500 नंबर है, खोलिए। अब वो अपनी, आपका स्टाफ अपनी फोन बुक खोल रहा है, 500 नंबर है ना। अगर आप उससे पूछे इसमें से कौन सा व्यक्ति पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, हर एक नंबर पे बात करें कि महीने के 2,000 रुपए तो बचा सकता है, सेल नहीं हुई, महीने के 2,000 रुपए बचा सकता है और हमसे मीटिंग कर सकता है, तो हर 5 में से एक आदमी तो कहेगा सर ये तो कर सकता है, ये डेट श्योर है कि 2,000 रुपये महीना बचा सकता है। 500 है, 100 मीटिंग आपको दे सकता है वो। 100 मीटिंग करी, 100 मीटिंग, और कुछ नहीं, अगर आप 15% भी माने तो 15 पॉलिसी बेच सकते, 2,000 महीने, 15 पॉलिसी 2,000 महीने। आप बताइए कितना प्रीमियम होता है? यस, क्या आंसर है आपका? 30,000, मतलब साल का 3,60,000 प्रीमियम आप उसे दे सकते हो। सबसे पहले आप उससे यही काम करें, जब उसका डाटा खत्म हो जाए, आपसे हमें इतनी ही पॉलिसी चाहिए, इतनी ही मीटिंग चाहिए। हर महीने की स्टाफ रख सकते हो और 2 महीने में एक स्टाफ रख सकते हो। अगर जो बिल्कुल काम नहीं कर रहे कि सर मैं तो प्रोस्पेक्टिंग करता ही नहीं, एक बिल्कुल देसी सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। 5,000 रुपया महीना रोज, मैं फार्मूला देता हूं अपने सेशंस में भी, मैं ट्रेनिंग नहीं करता हूं। 5,000 रुपया रोज आपको अर्न करना चाहिए। अब 5,000 कमाने के लिए आपको कितने प्रीमियम की जरूरत है? केवल 15,000 रुपए डेली की पॉलिसी अगर आपकी बिकती है, 15,000 रुपए ईयरली प्रीमियम की पॉलिसी अगर आप बेच पाते हैं, बहुत बड़ा नहीं कह रहा, 2,000 रुपये रोज भी होता है तो 24-25,000 रुपये आ जाते हैं। लेकिन आप उसके लिए, कई बार हमारे दिमाग में रहता है हम बड़े बड़े काम करें। फ्रेंड्स, वेल्थ दो ही जगह है कि इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए, या तो टॉप ऑफ द पिरामिड या बॉटम ऑफ द पिरामिड। टॉप ऑफ द पिरामिड में आप जनरली बहुत सारे लोग जा नहीं पा रहे, बॉटम में हम जाना नहीं चाहते, और मिड में सारे के सारे एक दूसरे से टकरा रहे। क्या ऐसा है या नहीं? हम सब उसी में घूम रहे हैं, और हमें लगता है जो कम कमाने वाला है ना, जो 15, 20, 25,000 रुपये महीना वाला, उसकी हालत खराब है। मैं आपको एक सच्ची बात बता दूं, जो 15-20,000 रुपये वो कमाने वाला है और जो 40-50,000 कमाने वाला है, उसमें 15-20 वाला ज्यादा सुखी है, क्योंकि 40-50 वाला व्हाइट कॉलर है, उसे अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, 5 से 10,000 का खर्चा है, उसे ठीक से घर में रहना है, बच्चे का बर्थडे भी करना है, उसके खर्चे ज्यादा हैं। लेकिन जो 15, 20, 25,000 रुपए कमा रहा है, उसकी वाइफ भी घर में कुछ छोटा मोटा काम कर लेती है, साधारण स्कूल में कर रहा है, उसके पास बचत ज्यादा है। लेकिन हमने इस सेगमेंट को छोड़ दिया। आज मैं बिल्कुल उल्टी तरफ से बढ़ा रहा हूँ, बच्चे बड़े प्रीमियम नहीं, छोटे प्रीमियम की बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप 5,000 रुपए रोज कमाने लगे तो आप कॉर्पोरेट क्लब मेंबर बन जाएंगे, और ये वो कम्युनिटी है जहां हम जा नहीं रहे, जहां हम जा नहीं रहे। क्या ये सच है या नहीं है, इसको हमने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। हमारे सेशन में एक लेडी थी, उन्होंने ये शुरुआत करी और वहां कैंप लगाने शुरू कर दिए। आप जिसे जेजे कॉलोनी कहते हैं ना, उसने वहां कैंप लगाने शुरू किए, और उसने कहा सर मुझे आश्चर्य हुआ, कहने के लिए जेजे कॉलोनी थी, हर वो सुविधा जो मेरे घर है उनके घर थी, और उनको खर्चा नहीं देना था। सरकार उन्हें बिजली दे रही है, फ्री पानी दे रही है, स्कूल उनके लिए, बच्चों को उनके स्कॉलरशिप मिलती है अगर स्कूल जाते हैं। सर मेरे को तो आश्चर्य हो रहा, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हम बेवकूफ हैं व्हाइट कॉलर के जॉब में। एंड शी डन, मेरे साथ जब जुड़ी उसके बाद वेरी फर्स्ट ईयर शी कंप्लीटेड हर MDRT। सर ये वो सेगमेंट है जहां वो कहती है कि हम, कोई आता ही नहीं है सर वहां पे। तो 5,000 रुपये कमाना बड़ी बात नहीं है रोज, बड़ी बात है डिसीजन करना। या तो मैं, तरीके दोनों है, एक आदमी ऐसा भी है कि जो 25 लाख रुपए, 50 लाख रुपए महीना की पॉलिसी बेच रहा है ECS में। अब उसका स्टाइल अपनी हो गई,
लेकिन मैं तो आपको उसके साथ खड़ा कर रहा हूँ, वो भी कॉर्पोरेट क्लब है और आप भी कॉर्पोरेट क्लब है। कभी कभी हमें दूसरी तरफ से सोचना पड़ेगा। क्यों? आप लोगों ने सबसे वैल्यूएबल स्टॉक कौन सा है इंडिया के अंदर शेयर जिसका प्राइस सबसे ज्यादा है? वो है एमआरएफ टायर। एमआरएफ टायर वालों का शेयर का पहला शेयर है जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए एक शेयर की। 1 लाख रुपए एक शेयर की। आप कहोगे सर बहुत बड़े आदमी है। यस, कई हजार करोड़ की वेल्थ वाले लोग हैं, लेकिन ये उनकी सेकंड जनरेशन नहीं है। फर्स्ट जनरेशन जिसने ये एमआरएफ टायर शुरू किया वो सड़क पर गुब्बारे बेचते थे। एमआरएफ टायर के फर्स्ट ओनर सेकंड जनरेशन आई है, गुब्बारे बेचते थे। उन्होंने गुब्बारे बेचने के बाद गुब्बारे बनाने की फैक्ट्री लगाई और आज एमआरएफ टायर 70+ कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है। उन्होंने वो चेन तोड़ दी हाथी वाली कि बड़े कोई नहीं बन सकते, वो लोग अलग ही होते हैं, टाटा बिरला। वो एमआरएफ टायर टाटा बिरला के टाइम का व्यक्ति गुब्बारे बेचते बेचते आज आइकॉन बन गया। क्या हम ये कर सकते हैं? फर्क क्या पड़ता है? दो दोस्त थे, दोनों ने सोचा कि मैं जिम जाऊंगा, अपनी बॉडी मसल्स बनाएंगे। लेकिन एक ने सोचा और सो गया और दूसरा रोज जाने लगा। महीने गया, कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। दूसरे वाला हंसता रहा है, मैं तो आराम से सोता हूं। लेकिन जो कंटिन्यू जा रहा था, एक दिन ऐसा आया कि उसकी हेल्थ में फर्क नजर आने लगा और तब वो आलसी सोचने लगा, काश मैं भी चला जाता। फ्रेंड्स, नीड क्या है? नीड है जॉब और डिजायर है एजेंसी। मेरी जॉब कितनी, मेरे को 2 लाख रुपए महीना वाले को भी जानते हैं, 5 वाले को भी, 10 वाले को। उसकी जरूरत है, नीड है, वो जॉब पर टाइम से जाएगा ही। क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत है, मजबूरी है। अगर नहीं गया तो बाहर है, कोई वैल्यू नहीं उसकी। लेकिन एजेंसी को हमने डिजायर पे रखा। मेरा टाइम सेट होगा, मैं अपने हिसाब से जाऊंगा। अरे मैं कहता हूं सर्विसिंग मत करो, मैं तो उल्टी बात कर रहा हूं। 15 दिन में एक बार जाओ ब्रांच। सेल्स के लिए आपको पैसा सेल्स से मिलता है, सर्विसिंग करो। सर्विसिंग करनी है, उसके लिए स्टाफ रखना है। पर सेल्स के लिए कितना टाइम दे रहे हैं? जिसको लगता है मेरा काम नहीं हो रहा, मैं एक ही चीज पूछता हूँ, सेल्स पर कितना फोकस है? डेली कितनी मीटिंग? मैं एक उदाहरण देता हूं अपनी एक सेल का। मेरे को एक मेरे पास में है और वो मुझे टाइम नहीं दे रहे थे। एक दिन मैं उनके पास 9:30 बजे गया और मैंने कहा भाई साहब एक सपोर्ट करो तो आज मैं घर में खाना खा लूं। तो मजाक से कहने लगे, क्या हो गया, भाभी जी से लड़ाई हो गई? मैंने कहा नहीं भाई साहब, मैंने एक ट्रेनिंग में हूं और हमारे गुरु ने शपथ दिलाई है कि डेली अगर 3 लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं समझाई तो खाना नहीं खाना। सर 2 हो गई, 1 रह गई। अब इस समय मुझे आप ही नजर आ रहे हो, प्लीज 5 मिनट मुझे लगेंगे, मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि मेरी कसम है, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो आपके कारण खाना मिल जाएगा। मैं आपको पॉलिसी सेल करने नहीं आया। वो हंसते कहने लगे, चलो खाना खाना है भाई साहब, बैठो बताओ क्या है। और मैंने तो अपनी तरफ से पूरी पॉलिसी सिखाई, पूरा समझाया जो समझाना था। और थैंक यू भाई साहब, नहीं तो आज तो भूखा सोता, घर आ गया। ये बात शायद सैटरडे संडे की थी। ट्यूसडे सुबह 11 बजे मेरे पास फोन था, यार शर्मा जी एक बार घर आ जाओ, ट्यूसडे हमारे यहाँ मार्केट बंद होता है। क्या हुआ भाई साहब? यार जो आप उस दिन समझा रहे थे मुझे जम रही है बात, जरा एक बार दोबारा आओ, मैं करना चाहता हूं। क्या था ये? मीटिंग का एक तरीका मुझे निकालना पड़ा क्योंकि वो व्यक्ति मीटिंग नहीं दे रहा था। तो आप कौन सी तरीका निकाल सकते हैं? हमारे यहाँ मोर देन 50% एजेंसी टर्मिनेट होती हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। हमारे साथ डॉक्टर कुलदीप जी हैं, इनको पूरा डाटा पता होगा मुझसे अच्छा। मैं तो एक कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, पर सर के पास तो पूरा है। क्यों होती है? क्योंकि हम अपनी जान पहचान में ही लोगों के पास जाते हैं, उसके बाद ब्लैंक हो जाते हैं। अरे कोई हम अपने बच्चे की शादी थोड़ा ना कर रहे हैं। कितने लोगों ने
बिजनेस शुरू किया केवल अपने रिश्तेदारों के साथ कि भाई यही मेरे से सामान खरीदेंगे। आप जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं शायद ही कोई आपके रिलेटिव की फैक्ट्री हो। तो जब वो लोग बाहर फोकस करके इतने बड़े आदमी हो गए, तो आपने अपने लिए क्या सोचा? दोस्तों, मैं बहुत सारे लोग बातचीत करते रहते हैं और एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन आता है, सर मुझे शर्म लगती है, मैं लोगों से पॉलिसी के लिए कहता हूं, मुझे शर्म लगती है, मैं लोगों से पॉलिसी के लिए कहता हूं। शायद आवाज आए आपको एक तो। मैनेजमेंट प्रोफेसर के आपको आवाज आ रही है? कोई कमेंट बॉक्स में जवाब देगा। नहीं आ रही, नहीं आ रही शर्मा जी। नहीं आ रही, कोई बात नहीं, मैं फिर से थोड़ा स्किप कर देता हूँ और आपको स्टोरी बना सोता। ये व्यक्ति जो आप दाढ़ी में देख रहे हैं, ये कोई अनपढ़ भिखारी नहीं है। ये मुंबई के ट्रेन में भीख मांग रहा है और ये एक मैनेजमेंट कॉलेज का प्रोफेसर है। मैनेजमेंट कॉलेज का प्रोफेसर है और ट्रेन में भीख मांग रहा है। इसको एक दिन ऐसे ही करते हुए सलमान खान का फोन आया। मैं सलमान खान बोल रहा हूं। इसने पूछा कौन सलमान खान? एक्टर। मैं आपसे मिलना चाहता हूं। इसका साफ जवाब था, अगर आप पैसे दे सकते हैं तो मिलिए सर। क्योंकि इसने एक काम शुरू किया। ये ट्रेन में जा रहे थे, मिस्टर देसाई हैं ये। एक बच्ची ने इनसे भीख मांगी। इसलिए कहा बेटा पढ़ते क्यों नहीं? सर हमारे पास पैसे नहीं है हमारे। इसकी लाइफ चेंज हो गई। ये सोचने लगा हमारे बच्चे तो पढ़ते हैं, ट्रेन वाले बच्चे क्यों नहीं पढ़ते। और इसने डिसीजन किया कि मैं लोगों से कंट्रीब्यूशन लूंगा। कोट पहन करके, अब तो ये बड़ी उम्र में आ गए हैं, सूट टाई लगा के ट्रेन में भीख मांगनी शुरू करी कि मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं, उनके लिए स्कूल खोलना चाहता हूं। राजस्थान में इनके 3 स्कूल हैं, मुझे डोनेशन चाहिए शिक्षा के लिए। अगर आप इनका फर्स्ट इंटरव्यू देखें तो ये कहते हैं मैं जब पहला दिन था तो मैं ट्रेन में बैठा, 3 स्टेशन निकल गया, मेरी हिम्मत नहीं हुई बात करने की। पर फिर मैं खड़ा हुआ और वो दिन से मैं ट्रेन के अंदर भीख मांगता हूँ, वो जो पैसा आता है उससे स्कूल खोलता हूँ। दोस्तों, वो तो दूसरों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने के लिए भीख मांग रहा है। वेल एजुकेटेड पर्सन, जिसे कोई जरूरत नहीं है। क्या आप अपने बच्चों की हायर एजुकेशन, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए रोज 5 आदमी नहीं ढूंढ सकते जिनको आप एक छोटी ऐसी प्रेजेंटेशन दे सकें जो 15,000 का प्रीमियम दे? मैंने पहले एक वीडियो ढूंढी थी, अब मुझे दोबारा नहीं मिली। राजस्थान की साइड एक एजेंट है, उसका नाम शायद राजू है। मैं एक बार मुझे मिल गई थी वीडियो, बाद में नहीं मिली। वो साल की 700-800 पॉलिसी बेचता है। शुरुआत कैसे है उसकी? उसने एक हैंडबिल सर्विसिंग का और एक अपना कार्ड, वो आया, पहली दुकान पे गया। सुरेश जी हैं सर, मैं LIC से हूं, आपको नई पॉलिसी कराना चाहते हैं? सर कोई सर्विसिंग है? नहीं। सर ये मेरा पेपर है, रख लीजिए। 15 सेकंड में एक सर्वे हो गया। डेली ऐसे ही उसने करके रोज 100-150 आदमी से मिलना शुरू किया। अब क्योंकि कंटिन्यू करता रहा करता रहा करता रहा, तो लोग उसे पहचानने लग गए। जो दोबारा मिलने लगा तो उसे पॉलिसी मिलनी शुरू हुई और आज उसका रिकॉर्ड है 700-800 पॉलिसी सेल करते हैं। राजस्थान की साइड के नाम मुझे जो हल्का याद है, राजू। उसके ऊपर यूट्यूब भी है, मेरे को दोबारा मिली नहीं वो। पर क्या किया उन्होंने? कंटिन्यूटी रखी। क्या आप कंटिन्यूटी नहीं रख सकते? मैं जयपुर में एक सेशन करने गया था प्लान्स के ऊपर। तो मेरे को एक स्टूडेंट ने बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया। थर्ड डे मैं लंच कर रहा था तो वो बाई चांस आ गया। सर मेरी मजाक करने की आदत है, आप बुरा मत मानना, ऐसे ऐसे बात करने लगा। तो मैंने कहा दोस्त वो तो सब ठीक है, तो करता क्या है? कहता सर मैं तो मेडिक्लेम बेचता हूँ। और सिंपल सा। मैंने कहा बेचता कैसे है? वो कहने लगा सर मैं पास के गांव से जयपुर आया था, मैं किसी को जानता ही नहीं था। सर मैंने तो एक तरीका करा, ये बात कम से कम 16-17 साल पुरानी है सर। हाँ देखो, किसी ने डाला है, राजू राम चौधरी फ्रॉम जोधपुर, ये स्टोरी है उस जो मैं 700-800 पॉलिसी की कह रहा हूँ। सर मैंने तो एक तरीका निकाला, मैं दुकान दुकान जाने लगा,
सर मैं मेडिक्लेम करता हूँ, करानी है, मेडिक्लेम करता हूँ, करानी है। और सर धीरे धीरे लोगों ने काम करना शुरू किया। उस 10-12 साल पहले उसने बताया था मेरे पास करीब 80 लाख का एयूएम है मेडिक्लेम के अंदर। मतलब उस समय पर वो बिल्कुल झल्ला सा, ऐसा नहीं कि बड़ा सुटेड बुटेड बंदा हो, पर हमें दिख रहा था लाख रुपए महीना आज से 10-12 साल पहले कमाता था। हम तो आज कमा के कहते हैं ओ हम बड़े हैं, क्योंकि उसका फोकस था। वो शायद कह रहा सर मेरे को तो एलआईसी समझ नहीं आती, वो टाइम पास करके चला गया, मनोरंजन था उसका। पर फोकस कितना क्लियर था। क्या आप ये सब नहीं कर सकते? मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं। आप इसको कलरफुल बना सकते हैं कि सर 70 रुपए रोज में 41 लाख रुपए मिलेंगे। बहुत देखो, आप लोकल डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो बहुत सारे आपके टेस्ट वेस्ट नहीं करते। अच्छा बुखार है, ये ले दवाई ले ले, पेट में दर्द है, ये दवाई ले ले। आधी दवाई तो कॉमन ही होती। अगर हम एक बात करें, आपका काम है रोज मिलना, पॉलिसी सेल होना। सेकंड, अभी जो नाम आया उस वीडियो को देखिएगा, उसने बताया कैसे क्या कि सर 70 रुपए रोज में 41 लाख मिलेंगे। 4 ऑप्शन है। सिंपल मैंने प्लान लिखा कि 35 साल तक करते हो, सम एश्योर्ड लिखा तो मैच्योरिटी 41 लाख है। 30 साल तक करते हो 25 लाख मिलते हैं। 25 साल तक करते हो 16 लाख मिलते हैं। 20 साल तक करते हो 9,25,000 मिलते हैं। सिंपल से 914 के बिल है। सर ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड है, यही ऑप्शन दिया लेकिन आपने 70 रुपए रोज नहीं दिए, तो ना तो आपको और आपकी फैमिली के लिए सम एश्योर्ड मिला, ना मैच्योरिटी मिली, जीरो। 35 साल में भी जीरो, 30 साल में भी जीरो, 25 साल में भी जीरो, 20 साल में भी जीरो। सर कौन सा ऑप्शन अच्छा है? आज से 25-30 साल बाद आपके पास लाखों रुपए हो या जीरो हो? आपके मन में क्या जवाब आता है कि 25-30 साल बाद आपके पास लाखों रुपए हो या जीरो हो? विच ऑप्शन इज बेटर? ये बहुत बड़ी साइंस में इस समय आज आपको नहीं समझा रहा। दो एग्जाम्पल मैं दूंगा जिसमें मैं आपको क्लोजिंग बताऊंगा, और उसने हर हालत में कहना है फर्स्ट ऑप्शन बेटर है, पैसे तो मिल रहे हैं। तो सर इसमें से ए ऑप्शन 35 साल वाला ठीक है, 30 साल वाला आपको पसंद है, 25 साल वाला या 20 साल वाला? सर आप अपनी लाइफ में कितने पैसे चाहते हैं? इतना सिंपल सी बात करके तो देखिए। अपना दिमाग मत लगाइए। कितने लोगों ने डॉक्टर से दवाई लेने के बाद दिमाग लगाया यार ये लाल वाली गोली से क्या होता है। फ्रेंड्स, मैं कुछ मेरे फ्रेंड्स को पता है मेरी तबीयत खराब है, मेरी दवाई चल रही है। हम दिमाग जब लगाते हैं, बताता हूँ, एक दवाई को मैं हमेशा विटामिन वाली समझता रहा और बड़ा लाइटली खाता, कभी खा ली कभी नहीं खा ली। एक दिन एक वीडियो आई है डॉक्टर की उसी बीमारी के लिए, और उसमें इस दवाई का नाम आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है। मैंने देखा, फिर उसके सिम्टम गूगल में ढूंढे, मैंने कहा यार ये इग्नोर करता था मैं उस दिन से रेगुलर खा रहा हूँ। क्योंकि पहले मैं उसे विटामिन समझता था, ले लिया नहीं ले लिया। मैंने अपना दिमाग लगाया तो अपना ही नुकसान किया, किसी और का नहीं किया। ये प्रैक्टिकली बता रहा हूं। अपना दिमाग मत लगाइए। सर मुझे तो लोग ही नहीं मिलते। और एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। आप कहते हो सर मैं बच्चों के लिए काम करना चाहता हूं, तो आप क्या करिए, जिन पेरेंट्स के बच्चे 0 से 5 साल के, 0 से 5 साल वाले जो बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स के पास जाइए। सर हमें कोई रेफरेंस चाहिए, मुझे बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से, और कुछ स्पेशल प्लानिंग आई है, मुझे उनसे डिस्कस करना है, सर कुछ रेफरेंस देंगे? वो आदमी सबसे पहले क्या कहेगा, अरे मेरा ही बच्चा, मुझे बता दे क्या है। अब आपने इनडायरेक्टली मीटिंग मांग ली, रेफरेंस मांगने के साथ मीटिंग मांग ली। सर हायर एजुकेशन के अंदर 40 लाख रुपए लगने हैं आज के हिसाब से। अब इस 40 लाख रुपए के अरेंजमेंट के आपके पास दो तरीके हैं। पहला ऑप्शन है, आप 50-55 की एज में 40 लाख का लोन ले लें, और आपकी 30,000 रुपये महीने की ईएमआई शुरू होगी। साल में आपको 3,60,000 रुपये देने होंगे। 20 साल में आपको 72 लाख रुपया वापसी करना होगा। आपने 40 लाख रुपया लिया और 32 लाख रुपए आपको एज इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और सर सबसे बड़ी बात क्या है, आपने
55 साल की एज में लोन लिया, आपका 5-7 साल बाद रिटायरमेंट शुरू हुआ, आप अपना रिटायरमेंट ईएमआई के लिए देना शुरू करते हैं। आप 65-70 की एज में ईएमआई के पैसे दे रहे हैं। सर ऐसी बात नहीं, आपका बच्चा बहुत लायक निकलेगा, आपने बढ़िया पढ़ाया, वो बढ़िया सेटल हो गया, और वो समझ रहा है पापा परेशान है, और आपको फोन करता है, पापा 2-4 साल और रुक जाओ, फिर मैं करता हूँ आपको हेल्प, अभी जरा मैं सेटल हो जाऊं। और आप बाप को कह भी नहीं पाते। मैंने एक दिन किसी को कहा था, सर 70 साल की एज है, आप किस्त दोगे? आप मर भी नहीं सकते, क्योंकि मोर्टगेज किया हुआ है आपने अपना घर, अगर कुछ हो गया तो बैंक तो घर ऑक्शन पे लगा देगा, आपकी वाइफ कहाँ रहेगी, आपको मरने की भी आज्ञा नहीं देगा। और सर एक और ऑप्शन है, आप आज 30-35 साल के हो, केवल 10,000 रुपया महीना सेव करो, मंथली 10,000 दोगे, साल के 1,20,000 दे रहे हो, कमाते हो, टोटल 24 लाख पे किया, और आपको 50-55 की एज में 40 लाख मिले, 16 लाख को तो बेनिफिट है। और बच्चा पढ़ने जा रहा है, आपने कहा बेटा ले जा, आपको भी पता सेविंग थे पैसे, जा बेटा ऐश कर। जॉब पे लगता है, पापा मैं कुछ हेल्प करूं? अरे बेटा मैंने तो तभी प्लानिंग की कर ली थी, तेरी हायर एजुकेशन की तो मौज से रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप प्राउड फादर हो। कौन सा ऑप्शन अच्छा है? विच ऑप्शन इज बेटर? बहुत सिंपल सी प्रेजेंटेशन पूछ रहा हूं, विच ऑप्शन इज बेटर? हर कोई कहेगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 मीन्स सेव करते हैं 10,000 रुपये महीना। तो सर आप कितने रुपए पर मंथ से सेविंग शुरू करते हो? मैं तो आपको 15,000 रुपये साल के रहा हूँ, प्रेजेंटेशन तो 10,000 रुपये महीना की दे रहा हूँ। अगर वो 5,000 रुपये महीना भी करता है तो 60,000 होता है, 5,000 रुपये महीना करता है। क्या साल भर में आपको 50 ऐसे क्लाइंट नहीं मिल सकते? 60,000 वाले मीन्स 6-5-30 लाख रुपए, मतलब आपकी एमडीआरटी। 50 क्लाइंट की बात कर रहा हूं। क्या आपके शहर में 50 फैमिली नहीं मिलेंगी जिनके बच्चे 0 से 5 साल के हो? और एक ऑप्शन देता हूं, बिटिया जिनकी छोटी है वही 0 से 5 साल। फिर वही उदाहरण, पहले रेफरेंस, सर बेटी बच्ची की शादी के लिए एक नॉर्मल फैमिली में 25 लाख रुपए आप आज चाहिए। पहला ऑप्शन है, आप 5,000 रुपये महीना बचाएं, 60,000 रुपये साल के, 12 लाख बचाए, आपको 25 लाख की मैच्योरिटी हुई। आपको बेनिफिट कितना हुआ? 13 लाख का बेनिफिट हुआ। और दूसरा ऑप्शन है, आपकी एज आ गई, 50-55 साल की एज है, आपको 25 लाख रुपए लोन लेते हैं, यहाँ 5,000 रुपए की सेविंग से काम चलता था, वहां 20,000 रुपये महीना देते हैं, साल के 2,40,000 रुपए, टोटल 48 लाख पे करने हैं। आपने 55 साल की एज में 25 लाख रुपए लिए, आपको 23 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने हैं जब आपका रिटायरमेंट आना चाहिए। और सर 5-7 साल बाद आपकी बिटिया घर आती है, आपको मूड थोड़ा ऑफ है, उसी दिन ईएमआई लगनी है, पापा क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा सा ऐसे ही। नहीं पापा बताओ ना, मैं कुछ हेल्प करूं, क्या हुआ? अरे बेटा तेरी शादी में लोन लिया था, उसकी ईएमआई लगनी है, अभी अरेंजमेंट थोड़ा टाइट पड़ने लगा है। और आपकी बिटिया गिल्टी के साथ वापसी जाती है, जिसको लगता था मेरे पापा ने इतनी शानदार शादी की, मेरे पापा तो मेरे हीरो हैं, आज उसे लगता है मेरे पापा मेरे कारण परेशान है, उधार लेकर के उन्होंने शादी की है। वो गिल्टी के साथ वापस जाती है। आपकी बिटिया उदास वापस जाती है। सर आप क्या चाहोगे, आपका बच्चा मुस्कुराता हुआ जाए? कौन सा ऑप्शन बेटर है? मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, विच ऑप्शन इज बेटर? यस। पर दोस्तों, ये सारी चीजों के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अगर प्रभु प्रोफेसर देसाई किसी और के बच्चे के लिए ट्रेन में भीख मांग सकता है, तो मैं आपको भीख मांगने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप 5 आदमी से बात करके प्रेजेंटेशन की बात तो करो, कितने मना करेंगे? फ्रेंड्स, मेरे मेरे एक फ्रेंड है, 56 की एज थी, कई बार एमडीआरटी कर चुका था, सीओटी कर चुका था, वो कहने लगा सर मुझे सर्वे समझा दीजिए। सुशील मदान में भी बहुत सारे लोग आप जानते हो, हम दोनों सर्वे करने गए, पास में वहां फ्लैट्स थे, ठीक डॉट 9 बजे हम दरवाजा खोल देते थे,
खटखटाया, पहला दरवाजा खटखटाया मैंने। हम 2 दरवाजे होते थे 2 फ्लोर के ऊपर, एक वो एक मैं खटखटाता था। एक लेडी ने कहा हाँ क्या है, बिल्कुल ऐसे। मैं मैडम हम लोग एक LIC के लिए पेंशन के लिए सर्वे करते, क्या फालतू की सुबह सुबह बकवास करते हो, कोई काम धाम नहीं है, धैर्य से मेरे मुंह पे दरवाजा बंद। 56 की एज है, MDRT भी कर रहा हूँ, COT भी कर रहा हूँ। कुछ थोड़ी सी तो सेल्फ रेस्पेक्ट आने ही लगी थी, तब तो जब पेट भरता है तो सेल्फ रेस्पेक्ट जल्दी आती है। कोई फर्क नहीं पड़ा, हम कुत्ते थे भी, हंसते हुए दोनों नीचे आए। और विश्वास कीजिए, हम वो 4th फ्लोर के बाद जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पहला दरवाजा खटखटाया, उसने कहा हाँ जी भाई साहब। हमने कहा सर LIC से आए हैं। अरे LIC इस तरह से करती है? मैंने कहा सर आजकल कंपटीशन है तो अपनी गुडविल के लिए। अरे बैठो ना। हम दोनों बैठ गए, उसने चाय नाश्ता कराया। कहता भाई साहब आज ही मेरे बेटे की सैलरी मिली, मैं इसको कहता था कोई LIC वाला ढूंढ लो। 35,000 रुपए का चेक दिया। जब मैंने 35,000 का चेक दिया तो मैंने उसे फोन किया, सर रसीद की नहीं, जरा मैं बाहर हूँ, 15-20 दिन में मिलते हैं। मैं गया तो कहता सर आप मेरी फैमिली के लिए बड़े लक्की हो। मेरी बेटी जिस दिन आई थी तो एयर होस्टेस, आप आए थे, एयर होस्टेस का इंटरव्यू देने की थी, वो सेलेक्ट हो गई। सर एक पॉलिसी इसकी भी कर दो। अब मुझे सच में वो घर याद नहीं जिसने मेरे को दरवाजे पे भगा दिया था, पर ये फैमिली याद है क्योंकि मेरा क्लाइंट है। उस लेडी को भी मैं याद नहीं होगा, चिंता की बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। सो एंजॉय, घर से निकलिए। 5,000 रुपये रोज कमाना बहुत आसान है, बस एक शर्म झिझक छोड़नी पड़ेगी। और याद रखिए, शर्म और झिझक का कुछ नहीं आता, पर जो 5,000 रुपये कमाओगे उसका बहुत कुछ आएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। अरे वाह वाह शर्मा जी वाह, आपने रियली आज जो है ना हमको एक एजेंसी को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कैसे यूज करना है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, और किस तरह से हम अपने कमीशन को बढ़ाएं, आपने प्रैक्टिकल हमारे को करके बताया। रियली आई एम वेरी थैंकफुल फ्रॉम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। और रियली जो भी महानुभाव हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज, और उसके लिए मतलब उनको रियल मायने में एक एक इंसाइट मिली होगी, क्योंकि सभी एजेंट जो है ना हमारे जो विक्रेता भाई, ये प्रोस्पेक्टिंग से तो की उनकी लिस्ट तो कम ही रहती है। तो ये आपका आज का जो है ना वाकई शानदार और जबरदस्त सेशन रहा। और अभी मेरे पास 6 मिनट है। एक भाई ने पीछे हाथ उठाया था कुछ कहने के लिए, या किसी भाई को कुछ शर्मा जी से क्वेश्चन पूछना हो, हमारे पास अभी 6 मिनट है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। तो किसी को भी कुछ कहना हो तो प्लीज रेज योर हैंड, एंड वी भी राजेश जी उनको अलाउ कीजिए कि वो कुछ बात कर पाए। नरेश जी नरेश। अनम्यूट करो और बोलो। हेलो। हाँ जी हेलो। नरेश जी बोलिए। हाँ सर, नमस्ते सर। आपका नमस्कार। बहुत बहुत बढ़िया सेशन रहा। आपने जो पॉइंट्स बताए, आपने जो आइडियाज दी है, आई थिंक बहुत ही प्रैक्टिकल है। और जो लो लेवल से 5,000 पर डे के हिसाब से आपने समझाया, मेरे ख्याल से एक बहुत ही बेसिक लेवल है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जो कोल्ड कॉलिंग हम करते हैं ज़्यादा करके, जो एजेंट्स को रेफरेंसेस या प्रोस्पेक्ट्स नहीं मिलते, वो कोल्ड कॉलिंग करते हैं। तो कोल्ड कॉलिंग कितना मायना रखता है आपके हिसाब से? कोल्ड कॉलिंग सक्सेसफुल है या इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम? दोस्त, मैं 96 में दिल्ली आया था और केवल एक सिंगल आदमी को जानता था, दूसरे आदमी को ही नहीं जानता। तो मैंने क्या किया होगा? कोल्ड कॉलिंग की। कोल्ड कॉल कुछ है ही नहीं। आप एक नए शहर में गए और आपको सामान खरीदना था, आप किसी ना किसी दुकान पर तो जाओगे, पर क्योंकि आप परचेजिंग कर रहे हो तो आपको शर्म नहीं लग रही, यहाँ आप अपने लिए बात करते हो। नहीं, मैं उस व्यक्ति की जिंदगी बनाना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर, आप लोग कहते हैं ना मैं फाइनेंशियल डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर क्या फीस नहीं लेता? लेता है, और एडवांस लेता है, उधार भी नहीं करता। पर उसे झिझक नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि मैं इस आदमी की जिंदगी बना दूंगा, इसको बचा लूंगा। सर हमें भी यही सोचना पड़ेगा। राइट सर।
क्योंकि ये ज्यादा करके क्या पर्सन टू पर्सन कॉल नहीं होता है, इंडिविजुअल कॉल नहीं होता है, फेस टू फेस नहीं होता है, वर्चुअल कॉल भी नहीं होता है, ये सिर्फ फोन पे बात होती है जहाँ पे लोग आसानी से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। और देखिए सर, हम लोग ना झिझक में रहते हैं। हम्म, मुझे पर्सनल मिलना बहुत अच्छा लगता है। एक बार हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया और कनॉट प्लेस के अंदर हमने सर्वे शुरू किया, और वो भी वहां शीशे के दरवाजे से सारे बंद होते हैं। मैं एक में गया तो उसने कहा, अरे वो उससे बात कर लो, मेरा बड़ा भाई है। तो वो बंदा खुद तो गद्दी पर बैठा था, साइड में एक बंदा कंप्यूटर पे बैठा हुआ था। मुझे लगा कि अरे मुझे गोली दे रहा है, सच कह रहा हूँ। लेकिन मैं उसके पास गया, उसने कहा सर देखो, बात तो अच्छी लग रही है, आप ऐसा करो, हमारे सीए सर से मिलना पड़ेगा। और उसने जब बिल्डिंग बताई तो मुझे आश्चर्य, वहां इनका सीए और इसका। और अगर आप लोग साउथ दिल्ली हौज खास में जाते हो तो डॉक्टर डंग वहाँ बड़ा फेमस है, उसकी बड़ी कोठी है, उससे लगा हुआ पर्सन। हम लोग सर्वे करे थे, महेश गोयल जी की टीम जो डीओ सर है रेस्पेक्टेड, उनकी टीम का मेंबर मेरे साथ था। हमने उनको, महेश गोयल जी को, उनसे मीटिंग करवा दी। अगर मैं झिझक करता तो क्या इतना बड़ा आदमी मिलता? राइट सर। तो हमें झिझक नहीं करनी चाहिए। मैं वैसे एक और बता दूं, मैं पहले लेटर बहुत डाला करता था, और आज मेरे पास एक ऐसा क्लाइंट है कि मैं बिना पूछे, इंडिया में कोई भी आर्किटेक्ट है वो उसका प्रोडक्ट यूज करता है, इतना बड़ा पर्सन मिला। आज उसके एशिया तक ऑफिस है, बहुत बड़ा काम है। मिला काम, एक लेटर डाल के कुछ अलग करना होगा। मैं टेली कॉलिंग पर मैं काम नहीं करता। राइट सर। नरेश जी, अरोड़ा सर, आपने भी बहुत अच्छा प्रबंध किया है, अच्छा एक ऑर्गेनाइज किया है। तो मैं एफपीआरटी का भी शुक्रगुजार हूँ कि एजेंसी कम्युनिटी के लिए आपने इतना वक्त निकाला, और शर्मा जी को इनवाइट करके उनका जो एक्सपीरियंस है आपने हमारे सामने रखा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी, आपकी टीम का भी। सर आपका भी, शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सर आप कुछ थैंक कह यू रहे थे, वेरी मच। सॉरी। मैं थैंक यू वेरी इनवाइट मच। नहीं किया जाता हूँ, मैं इस फैमिली का मेंबर हूँ एफपीआरटी का। थैंक सर, यू वेरी मच। हाँ, और थैंक यू सर। नरेश जी, हाँ जी नरेश सर। जी, एक बात सिर्फ मैं कहना चाहता हूँ, हाँ चाहे बोलिए ना सर। कोल्ड करवेसिंग हो, चाहे रेफरेंस वाला हो, अपने को काम करना है। अगर बराबर। आपके पास रेफरेंस है तो रेफरेंस से काम कीजिए, नहीं है तो पूरा बाजार तो खुला है ना, किससे बात कर लो। यू बराबर। आर रिप्रेजेंटिंग लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दिस इज बराबर अ है। बिग ब्रांड इन इंडिया। अगर हम उस ब्रांड को लेके शर्म करेंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। बात सही है सर। सर कल हमारे सुबह। पीछे हाँ। लाइफ इंश्योरेंस खड़ा है, और राइट। उसका इतना ट्रस्ट है, क्रेडिबिलिटी है, वो अनमैचेबल है। बराबर है सर। और फाइनेंशियल गेट है। मैं एक बात कहता हूं, आपका करेंसी नोट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की साइन है, पर लाइफ इंश्योरेंस के पीछे उस गवर्नर को पैदा करने वाली जो पार्लियामेंट है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसकी गारंटी है। बराबर। ये करेंसी नोट हमारा ये बेटा है, और हमारे पास तो बाप की गारंटी है जो उसको पैदा कर रहा है। तो बिंदास होके कोल्ड करेंसी भी करे, कोई राइट सर। दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, है ना? एक और चीज था, कल बस सुबोध जी एक ने भी। हमारा समय हो गया है सुरेश जी, हाँ। मैं हाँ जी। क्षमा बस चाहूंगा। सिर्फ एक। हाँ, सुबोध 2 जी का बज भी गए कल एक हैं। अच्छा सुबोध जी का भी कल एक अच्छा लेक्चर था। वो भी हाँ, एक अच्छे, मतलब ही मोटिवेशनल स्पीकर है, तो उनका भी अटेंड किया था, उन्होंने भी अच्छी आइडिया दी थी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू वेरी मच। अब राजेश जी से प्रार्थना करता हूँ, समय हो गया है, शांति पाठ चलाए।